हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम है इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करें योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए डिस्कशन। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये डिस्कशन फ्रॉम प्रीवियस लेसन्स और अभी हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। These encompass a wide range of financial products and services which aid the financial development. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, क्या इनमें इंक्लूडेड है? एक वाइड रेंज है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का। देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज, और ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो वाइड रेंज में जैसे हमारे पास बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास पेंशन प्रोडक्ट्स हैं। तो देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और ये सारे मिलके फाइनेंशियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। These instruments appear on both the asset and liability side of a financial institution's balance sheet. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड, दोनों साइड के ऊपर अपीयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोन्स हैं वो बैंकों की एसेट साइड के ऊपर अपीयर करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है बैंकों की वो बैंकों की एसेट साइड में अपीयर होते हैं। जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स प्राइमरली ना तो एसेट में ना लाइबिलिटी में, लेकिन वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी साइड में अपीयर होते हैं। डिपॉजिट्स हैं वो लाइबिलिटी में अपीयर होते हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज इशू करती हैं तो उनकी लाइबिलिटी साइड में अपीयर होते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हैं तो उनके लाइबिलिटी साइड में अपीयर होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो वो बैलेंस शीट के दोनों साइड में या तो वो एसेट साइड में या वो लाइबिलिटी साइड में अपीयर होंगे। Their primary purpose is to facilitate a transfer of wealth from savers to investors, thereby supporting economic growth. तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो ये सेवर्स के पास जो मनी है, इन्वेस्टर्स के पास जो मनी है, वो किसको ट्रांसफ़र करते हैं? वो ट्रांसफ़र करते हैं इन्वेस्टर्स को। वो इन्वेस्टर्स कौन से हैं? जो एंटरप्रेन्योर हैं। तो इन्वेस्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक जिनके पास पैसा है, तो दूसरे वो हैं जो उस पैसे को एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट करते हैं। तो सेवर्स को फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स हैं, सो डिबेंचर से पैसा सेवर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो पहुंच जाता है एंटरप्रेन्योर्स के साथ। ऐसे ही शेयर्स हैं, ऐसे ही डिपॉजिट्स हैं। सो डिपॉजिट का पैसा इकट्ठा करते हैं बैंक्स और फिर वो लेंडिंग कर देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। So primary purpose of such instruments is to facilitate transfer of wealth, means savings from savers to the investors, और इस प्रोसेस में इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट रहती है। Now financial markets, for the purpose of wealth transfer to occur, financial markets are essential. तो अगर वेल्थ को ट्रांसफर होना है फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियल मार्केट्स की। फाइनेंशियल मार्केट्स उसके लिए असेंशियल बन जाते हैं। While economists use the term market in an abstract sense to represent exchange of goods, services and financial assets, but in finance,
Financial market refers to platform where buyers and sellers trade money, commodities, financial securities and foreign exchange and derivatives. तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन अंडरस्टैंड करने की प्रॉपर जरूरत है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, तो वो दो तरह से देखी जा रही है। एक जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इकोनॉमिस्ट और दूसरी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इकोनॉमिस्ट मार्केट को डिफाइन करते हैं, तो उनके मुताबिक मार्केट क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या है? सो फाइनेंशियल मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म में क्या है? सो जितने भी बायर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, वो मनी को ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज को ट्रेड करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करते हैं या डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हैं। सो ट्रेड में दोनों पार्ट्स आ जाएंगे, सेल एंड परचेज बोथ। तो यहाँ इकोनॉमिस्ट का नजरिया रिलेटिंग टू मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट, दोनों में प्राइमरी जो डिफरेंस है हमें यहाँ से इस डेफिनेशन से अवेलेबल हो जाता है। These markets function with low transaction cost and their prices are determined by forces of supply and demand. ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, तो इनमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है रिलेटिवली लो है, और इनमें जो प्राइस फिक्स होती है वो डिमांड एंड सप्लाई फिक्स करते हैं। यानी एक तरफ डिमांड फॉर दोज इंस्ट्रूमेंट्स है और दूसरी तरफ सप्लाई ऑफ दोज फंड्स है। तो अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस विल बी मोर, और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस विल बी लेस। तो डिमांड सप्लाई, सो इफ डिमांड इज मोर price is more, if supply is more price is less. They play a crucial role in facilitating exchange of financial assets and ensuring overall efficiency of the formal financial system. तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये फैसिलिटेट करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में एक्सचेंज को, और ये इंश्योर करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। द फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर सेगमेंट्स। जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इनको हम 4 मेजर सेगमेंट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर सेगमेंट कौन कौन से हैं? सो एक इनके अंदर आता है मनी मार्केट, सेकंड इनमें आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, थर्ड इनमें आता है कैपिटल मार्केट, और फोर्थ आता है इनमें इंश्योरेंस मार्केट। सो मनी मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं? सो मनी मार्केट में जैसे कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, तो ये मनी मार्केट है। ऐसे ही ट्रेजरी बिल्स हैं, तो ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट में जो डील किया जाता है तो वो मनी मार्केट में हमारे पास कॉल मनी है, नोटिस मनी है। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज में इंपोर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, रेमिटेंसेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, हेजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही कैपिटल मार्केट में, सो कैपिटल मार्केट में हमारे पास इक्विटी प्रोडक्ट्स हैं, डेट प्रोडक्ट्स हैं। इक्विटी प्रोडक्ट में इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। डेट प्रोडक्ट्स में बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इंश्योरेंस मार्केट है। तो हम इन 4 सेगमेंट्स में फाइनेंशियल मार्केट को सेग्रीगेट करते हैं, और इनके रेगुलेटर्स भी अलग अलग हैं। मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है,
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी आरबीआई रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस मार्केट को आईआरडीएआई रेगुलेट करता है। ईच ऑफ दीज सेगमेंट्स सर्व स्पेसिफिक पर्पस, तो ये डिफरेंट जो सेगमेंट हैं ये स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करते हैं, एंड दे कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, और इनका कंट्रीब्यूशन रहता है किस में, ओवरऑल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में या ओवरऑल ग्रोथ फाइनेंशियल सिस्टम में प्रोवाइड करने में। तो चलिए अब हमने इस पार्ट को ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम पहले डिस्कस करें, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल्स हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज, मनी एंड कमोडिटीज, लोन्स एंड म्यूचुअल फंड्स, या फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स। हमने बताना है एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो पिकअप करिए कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, सो व्हाट इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा आंसर बनता है सी, लोन्स और म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि यहाँ पे गुड्स आ गई तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कमोडिटीज आ गई वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज इसको भी गुड्स माना जाता है, तो लोन्स एंड म्यूचुअल फंड्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में यहाँ पे फॉल करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी फाउंड ऑन विच साइड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बैलेंस शीट में हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस साइड के ऊपर मिलेंगे, एसेट साइड में मिलेंगे केवल, लायबिलिटी साइड में मिलेंगे केवल, बोथ एसेट एंड लायबिलिटी साइड में मिलेंगे, या इनमें से तो कहीं नहीं मिलेंगे। सो बहुत आसान सा आंसर है, बहुत क्विकली आप इसको आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर बनता है दैट इज बोथ एसेट एंड लायबिलिटी साइड, सो ऑप्शन सी। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू सेवर्स, टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम बैंक्स टू इंडिविजुअल्स, to facilitate transfer of wealth from savers to investors, to facilitate transfer of wealth from government to corporations। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ वेल्थ तो इन्वॉल्व है सभी केसेस के अंदर, लेकिन किस से किसको ये हमने यहां से पकड़ना है। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शैल बी द आंसर? तो थोड़ा केयरफुली रीड करेंगे तो एक ही बार में बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को पिकअप कर लेंगे ऑप्शन को कि दैट इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज सी, ये फैसिलिटेट करते हैं वेल्थ को ट्रांसफर करने में सेवर्स से इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स को भी कह सकते हैं। What role do financial markets play in wealth transfer process? वेल्थ ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसमें फाइनेंशियल मार्केट्स क्या रोल प्ले करते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। दे एनेबल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे प्रोवाइड लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स टू कंज्यूमर्स, they facilitate exchange of financial assets between buyers and sellers, they regulate prices of financial instruments। फाइनेंशियल मार्केट्स का क्या रोल है ये हमने आंसर देना है, और वो भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेल्थ ट्रांसफर प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4, so what is the answer for question number 4?
क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बनता है हमारा सी। वो फैसिलिटेट करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की एक्सचेंज बायर्स के बीच में और सेलर्स के बीच में। Which segment of financial market is responsible for trading money market instruments? सो फाइनेंशियल मार्केट में वो कौन सा सेगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है सेल परचेज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में? सो इट इज इंश्योरेंस मार्केट या कैपिटल मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या मनी मार्केट? सो एक बार फिर से बहुत आसान सा आंसर है, यस इट इज मनी मार्केट। व्हाट डिटरमिन्स प्राइसेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स? फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो प्राइसेस हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उनको क्या डिटरमिन करता है? सो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, सप्लाई एंड डिमांड के फोर्सेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या स्टॉक मार्केट एनालिस्ट्स? तो कौन डिटरमिन करता है फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइसेस को? सो आंसर हमारे पास है क्वेश्चन का डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। सो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, दिस इज द आंसर। इन फाइनेंस व्हाट डज द टर्म मार्केट रिप्रेजेंट? जो मार्केट टर्म है फाइनेंस के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ओनली, exchange of commodities and derivatives, exchange of currencies and foreign assets। तो हमने यहाँ पे आंसर देना है फाइनेंस की कॉन्टेक्स्ट में मार्केट टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, yes what is the answer for question number 7? क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर बनता है बी, फाइनेंशियल एसेट्स ओनली, बिकॉज हमने आंसर देना था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस। व्हाट इज फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स का क्या फंक्शन है? ट्रेडिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, फैसिलिटेटिंग इंश्योरेंस ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंजिंग फॉरेन करेंसीज या बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज? क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा आंसर बनता है? सो इसको तो हम क्विकली रिलेट कर सकते हैं, एक्सचेंज फॉरेन करेंसीज, तो अब हमारा आंसर बनता है सी। फ्रेंड्स दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। हमारे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या फ्री लाइव क्लास एग्जाम को पास करने के लिए एनफ है? नो, इट इज नॉट एनफ, बिकॉज ये हमें पूरे सिलेबस को कवर नहीं करवा पाती और पास होने के लिए हमें पूरे सिलेबस को कवर करना होगा। लेकिन ये बहुत यूजफुल है आपके स्कोर को बेटर करने के लिए। फुल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप IIBF की बुक को यूज कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि कई चीजें आप उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको ये ना पता चले कि क्या उसमें से करें क्या उसमें से छोड़ें, बिकॉज बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट हैं, बहुत लंबी लंबी वो बुक्स हैं और उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी अवेलेबल नहीं होते टू डू प्रॉपर प्रैक्टिस। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, जिनमें आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे कॉन्सेप्ट मॉड्यूल वाइज चैप्टर वाइज। नॉट ओनली दैट, अगर आप हमारे क्वेश्चन बैंक को यूज करते हैं तो इसके अंदर भी आपको लार्ज नंबर्स में क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल वाइज चैप्टर वाइज। और ये सब कहाँ अवेलेबल हैं? हमारी ऐप के अंदर ये अवेलेबल हैं। तो एग्जामिन करें, थिंक करें टू मेक यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो चलिए
अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अभी आगे क्वेश्चन नहीं, हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम्स की जो डेवलपमेंट है उसके डिफरेंट फेजेस हैं। तो ये कौन कौन से फेजेस हैं, लेट अस सी। फर्स्ट commercial bank set up in India was Bank of Hindustan in 1770. First insurance company to be set up was a National Insurance Company in 1906. यानी बैंक तो बहुत देर पहले इस्टेब्लिश होना शुरू हो चुके थे। सो वी कैन से आज से मोर देन 250 ईयर्स एगो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी देर से सेटअप होना शुरू हुई। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ध्यान रखेंगे, 1770 ये भी ध्यान रखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसका भी ध्यान रखेंगे। 1906 इसका भी ध्यान रखेंगे। 4 फेजेस में हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया को। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको हम 4 डिफरेंट फेजेस में सेग्रीगेट कर लेते हैं फ्रॉम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला हमारा है प्री इंडिपेंडेंस फेज, यानी 1947 से पहले। दूसरा हमारा फेज है पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। तो इसमें हम आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 1991। 1991 ही क्यों? बिकॉज 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स फॉर्मली उनका प्रोसेस शुरू हुआ। तीसरा हमारा पास है पोस्ट लिबरलाइजेशन, यानी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बाद का पीरियड, तो जिसमें हम 1991 से लेके कवर करेंगे 210 के पीरियड को। और 210 के पीरियड को ही हम क्यों लेते हैं यहाँ पे? बिकॉज 2008 के अंदर सो देयर वाज ए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और वो 1.5 साल तक कंटिन्यू किया। तो उसके बाद की सिचुएशन क्या है? तो वो हम लेते हैं पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, यानी 2000 शुरू से लेकर के प्रेजेंट डे तक। तो ये हमारे 4 डिफरेंट फेजेस हैं। सो नाउ वी टेक अप दीज फेजेस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम प्री इंडिपेंडेंस फेज, इसके क्या क्या फीचर्स हैं तो इनको डिस्कस करेंगे। बैंकिंग सिस्टम हैड ए हिस्ट्री डेटिंग बैक टू 4th century BC एज मेंशन्ड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वर्ल्ड ओवर, उसकी जो हिस्ट्री है वो 4th century BC को रिलेट करती है, यानी इट इज एज ओल्ड एज 2400 years back. Formal Indian financial system began with the establishment of Bank of Hindustan in 1770 in Kolkata. लेकिन इस बैंक की जो ऑपरेशंस थी वो 1832 में सीज हो गई, यानी ये बैंक बंद हो गया। सो 1770 में खुला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कोलकाता में खुला, और इसकी ऑपरेशंस बंद हो गई 1832 के अंदर। तो यानी ब्रॉडली इट लास्टेड फॉर अबाउट 50 ईयर्स। फर्स्ट कमर्शियल बैंक सेटअप इन इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है स्लाइड, तो इसको चलते हैं यहाँ पे। अदर बैंक्स सच एज जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 से लेके 1791 ओनली 5 ईयर्स। औध कमर्शियल बैंक 1881 से 1958 emerged but also had short life span. तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये अबाउट 50 ईयर्स रहा। जनरल बैंक ऑफ इंडिया ये अबाउट 5 ईयर्स इसने काम किया। औध कमर्शियल बैंक तो इसने तकरीबन 77 ईयर्स काम किया, और इनके लाइफ स्पैन रिलेटिवली शॉर्ट रहे।
Bank of Kolkata was established in 1806 and it was later named as Bank of Bengal. तो 1806 के अंदर बैंक ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश हुआ। सब्सिक्वेंटली 1809 में ये बन गया बैंक ऑफ बंगाल। इसी तरह से ही बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे they were founded in 1843 and 1863 respectively. So बैंक ऑफ मद्रास ये फॉर्म हुआ 1843 के अंदर, बैंक ऑफ बॉम्बे ये फॉर्म हुआ 1863 के अंदर। अब इन तीन बैंकों का इंपॉर्टेंस क्या है? सो इन 1921 these three banks were merged to form Imperial Bank of India. सो 1921 के अंदर इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और उनका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया लेटर ऑन फ्रॉम 1 जुलाई 1955 बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक था। सो ये कब बनना शुरू हुआ? ये शुरू हुआ बैंक ऑफ कोलकाता के बनने के साथ 1806 ऑनवर्ड्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बैंक बने, इनको मर्ज किया गया इनिशियली एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में ये बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सम बैंक्स इस्टेब्लिश इन 19th सेंचुरी। तो कुछ बैंक 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुए, जैसे पीएनबी है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1874 एंड इट स्टिल फंक्शंस वेरी वेल। देन 1875 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड। टू रेगुलेट बैंकिंग सेक्टर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल बैंक, आरबीआई वॉज रिकमेंडेड बाय हिल्टन यंग कमीशन इन 1935। बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसके पीछे जो रिकमेंडेशंस थीं वो हिल्टन यंग कमीशन की थीं। तो 1935 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया। द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग 1939। जब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रेगुलेशंस की, तो ये रेगुलेट होना शुरू हुआ 1939 के अंदर और इसके लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स बनाए गए। सो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स यानी DIR सितंबर 1939 में फ्रेम किए गए। These strict regulations were later replaced by FERA in 1947। तो DIR से रिलेटेड जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थी, इनको किसने रिप्लेस किया? इनको रिप्लेस किया FERA ने, और रिप्लेस किया इन द ईयर 1947 में। और FERA को अल्टीमेटली रिप्लेस कर दिया 2000 में जाके FEMA ने। तो इस तरह से इट इज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इनके क्वेश्चंस को भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन को अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मीनवाइल आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसे पोस्ट कर सकते हैं हमारे इस ईमेल आईडी के ऊपर, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, तो हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं। तो वहां पे हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प कर देंगे। आज के सेशन आपको कैसा लगा? अगर बेनिफिशियल लगा तो मेरा रिक्वेस्ट है लाइक करें और इसको शेयर कर दें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कई सारी ऐसी नोटिफिकेशंस होंगी जो ऑन टाइम आपको नहीं मिलती होंगी। सो बाद में हम चैनल में उसको डिसेबल करते हैं पर्टिकुलर वीडियो को, तो उससे आपके कई वीडियो मिस हो जाते होंगे। इसीलिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, वो भी बेल आइकन के साथ,
ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलती रहें और जिन सेशंस में आप इंटरेस्टेड होते हैं उन सेशंस को आप ज्वाइन कर सके। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन के अंदर क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के। थैंक यू।